हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये प्रिंसिपल किसने दी थी ये प्रिंसिपल्स टेलर ने। किसने? टेलर ने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इस प्रिंसिपल में टेलर ने कहा कि साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। ये कंटेंट मतलब मैंने प्रॉपर कंटेंट भी लिखा है यहाँ पे कि पैराग्राफ में, मतलब आपको हेडिंग तो पता होती है, ऊपर से आपको पता होता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, पर अंदर जब लिखने की बात आती है तो आप वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं। तो आप यही सेम नोट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेलर ने कहा कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी क्या परफॉर्म की जाएगी, जॉब परफॉर्म की जाएगी, वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए? शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। नंबर वन, किस पे बेस्ड होनी चाहिए? साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होनी चाहिए। एंड नॉट ऑन इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मैथड। किस पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए? तो किस किस पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए? इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और हिट एंड मिस मैथड पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा ही सेज दैट देयर मस्ट बी, काम को करने से पहले क्या होनी चाहिए? देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, जो कि किसके केस में नहीं होता? जो कि रूल ऑफ थंब के केस में नहीं होता। रूल ऑफ थंब तो होता क्या है फिर? रूल ऑफ थंब मतलब होता है डिक्टेटरशिप ऑफ अ मैनेजर। जैसे हम छोटे बच्चों को डिक्टेशन बोलते हैं ना, ये लिखो और वो वैसे ही लिखते हैं, तो यही होता है डिक्टेटरशिप ऑफ अ मैनेजर, कि जैसे जैसे मैनेजर आपको डिक्टेट कर रहा है आप उसको करे जा रहे हैं। तो कह रहा है कि नहीं, ये कौन सी प्रिंसिपल है? साइंटिफिक। तो काम कैसे होगा? साइंटिफिकली होगा। तो उन्होंने यहाँ पे बोला जो भी साइंटिफिक डिसीजन है वो किस पे बेस्ड होने चाहिए? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे बेस्ड होने चाहिए। क्या वे ऑफ प्रोडक्शन है, क्या मेथड से आपको प्रोडक्शन करना है, ये सब साइंटिफिकली आपको मेजर करना है। ठीक है, ही बिलीव दैट, उनका मानना था काम को करने का सिर्फ कितना मेथड होना चाहिए? वन बेस्ट मेथड होना चाहिए, जिससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो? मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसमें जो रेड से लिखे हैं वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए ही किए गए हैं ताकि उन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो नंबर वन क्या है? थिंकिंग बिफोर डूइंग होना चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे बेस्ड होना चाहिए ये जो भी काम होगा, और काम को करने का क्या होना चाहिए? वन बेस्ट मैथड होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से अगर हम इसको सम अप कर लेते तो उन्होंने कहा काम किस पे बेस्ड होना चाहिए? बेस्ड ऑन, नंबर वन किस पे बेस्ड होना चाहिए? साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होना चाहिए। और किस पे बेस्ड होना चाहिए? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, और किस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए? नॉट बेस्ड ऑन। किस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए? तो वो क्या है आपका? एक्सपीरियंस। नंबर टू, हिट एंड मिस मैथड। ठीक है, नंबर थ्री, इंट्यूशन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रेड से हाईलाइटेड है मैं बता देती हूँ, वो मैंने क्यों हाईलाइट की है। देखिए, अगर आपसे पूछे वन बेस्ट मैथड, वन बेस्ट मैथड, ध्यान से देख लीजिएगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रिंसिपल में बताई गई है? कौन सी प्रिंसिपल में बताई गई है? तो वो कौन सी प्रिंसिपल होगी? साइंस, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। और अगर पूछे कौन सी टेक्निक में बताई गई है, कौन सी टेक्निक में बताई गई है, तो वो कौन सी स्टडी होगी? मैथड स्टडी। मैथड स्टडी। यहां तक समझ आया? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? तो आपको यही ध्यान देना है क्वेश्चन में कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। एक केस स्टडी अगर इसमें पूछा वन बेस्ट मेथड कौन से प्रिंसिपल में, तो प्रिंसिपल सुनते क्या नाम दिखना है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, और पूछे कौन सी टेक्निक में आपने पढ़ा है, तो वो कौन सी टेक्निक होगी? मैथड स्टडी। तो आपको क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द आस्क ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, so let's move on to the next principle which is harmony not discord. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल कहते हैं कि काम हार्मनी में करना है, मिलके करना है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी वर्क एक साथ करते हैं, जो भी लोग एक साथ काम करते हैं, उनको कैसे काम करना चाहिए? हार्मनी में काम करना चाहिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए। किस पे काम, कैसे काम करना चाहिए? हार्मनी में काम करना चाहिए, हार्मनी में काम करना चाहिए। ठीक है, और किस में करना चाहिए? म्यूचुअल गिव एंड टेक होना चाहिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक।
और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है आगे कि कंपनी में जनरली दो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। कौन कौन से ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप, मैनेजर ग्रुप और वर्कर ग्रुप। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के कैसे एक्ट करते हैं, राइवल्स की तरह एक्ट करते हैं कई बार। क्यों, क्योंकि वर्कर को लगता है कि उनसे काम ज्यादा करवाया जा रहा है और पे कम किया जा रहा है, और मैनेजर को हमेशा लगता है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, तो टेलर ने कहा कि भाई दोनों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अपना क्या चेंज करना चाहिए, एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। और एटीट्यूड चेंज करने के प्रोसेस को उन्होंने क्या नाम दिया, मेंटल रेवोल्यूशन। तो मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, इट मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ किसका, एटीट्यूड और आउटलुक टुवर्ड ईच अदर। ईच अदर हियर मीन्स किस किस को पर अपने एक दूसरे के लिए एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, इसको मैं एक बार समझा देती हूँ फटाफट से, इसमें क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे बोला है कि कंपनी में एज पर द टेलर, उनके अकॉर्डिंग उनका मानना था कि कंपनी में दो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वर्कर ग्रुप और मैनेजर ग्रुप, वर्कर ग्रुप और मैनेजर ग्रुप। ठीक है, वर्कर को लगता है कि वो क्या है, अंडरपेड है और क्या है, ओवरबर्डन है, अंडरपेड है और ओवरबर्डन है। वेयर एज मैनेजर को लगता है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। तो उन्होंने कहा कि ऐसे दोनों एक दूसरे के किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज ए राइवल्स ऑफ ईच अदर। उन्होंने कहा भाई जब ये एक दूसरे के राइवल दुश्मन की तरह एक्ट करेंगे तो कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा दोनों को किस चीज की जरूरत है, कि अपना एटीट्यूड को बदले एक दूसरे के प्रति। किसके लिए बदले, मैनेजर किसके लिए बदले, वर्कर के लिए, और वर्कर अपना एटीट्यूड किसके प्रति बदले, मैनेजर के प्रति बदले। और इस प्रोसेस को उन्होंने क्या नाम दिया, मेंटल रेवोल्यूशन। क्या नाम दिया, मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है इसको, अब इसको एक वो वर्ड्स में मैंने बता दिया है, दोबारा देख लो। तो मेंटल रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, मेंटल रेवोल्यूशन मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स ईच अदर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। उसके बाद यहाँ पे बोला है टेलर फील्स दैट, टेलर का ये मानना था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी होती है वो दोनों की प्रॉस्पेरिटी पे डिपेंड करती है, एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय। ठीक है, नंबर 3 जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज शेयरिंग ऑफ गेन। टेलर ने कहा कि कंपनी में जो भी गेन होगा वो आपको शेयर करना है वर्कर के साथ भी। ठीक है, इसलिए ये तीनों पॉइंट को मैंने बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 शेयरिंग ऑफ गेन की जब भी बात हो, शेयरिंग ऑफ गेन, तो वो कौन सी प्रिंसिपल में पढ़ना है, आपको बताना है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि भाई दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की प्रॉस्पेरिटी पे कंपनी की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। अब जब दोनों ही लड़ाई झगड़ के लड़के और झगड़ के काम करेंगे तो कभी भी अपनी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि दोनों को हार्मनी में काम करना चाहिए क्योंकि दोनों की प्रॉस्पेरिटी पे ही कंपनी की प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, डिपेंड होती है। ठीक है, नंबर 3 यहाँ पे किस पे फोकस किया गया, मेंटल रेवोल्यूशन पे। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में कहता है मैं नहीं करना है, मैं नहीं करना है, कॉपरेशन में काम करना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या है, एक्सटेंशन है। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी काम किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कॉपरेशन में किया जाएगा, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ किया जाएगा और एक दूसरे के प्रति क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बोला कि जो मैनेजमेंट है वो वर्कर को कॉन्फिडेंस में ले। अब मैनेजमेंट वर्कर को कॉन्फिडेंस में कैसे ले सकता है कि भाई जब भी मैनेजर कोई क्या बनाए, प्लान बनाए, तो वो किसके सजेशन और आइडियाज को वेलकम कर सकता है, वर्कर के सजेशन और आइडियाज को वो क्या कर सकता है, वेलकम कर सकता है, और उसके लिए उनको क्या दे सकता है, रिवॉर्ड दे सकता है। ठीक है, और एट द सेम टाइम वर्कर कैसे कॉपरेट करेंगे कि भाई वर्कर भी अनरीजनेबल डिमांड्स वगैरह ना रखें। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। और तीसरी बात यहाँ पे उन्होंने बोली कि भाई जो भी काम होगा वो दोनों में बटेगा। जस्ट बिकॉज मैं मैनेजर हूँ तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, तुम काम करोगे, ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इस प्रिंसिपल में क्या बोला उन्होंने कि भाई क्या होना चाहिए। उन्होंने फोकस किया शेयरिंग ऑफ वर्क पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। किस पे फोकस किया, शेयरिंग ऑफ वर्क पे। किसने फोकस किया, टेलर ने। कौन से प्रिंसिपल ने फोकस किया, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, उन्होंने कहा कि वर्कर को और मैनेजर को, दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे काम करना है, कॉपरेशन के साथ काम करना है।
वर्कर कैसे कॉपरेट कर सकते हैं? अनरीजनेबल डिमांड ना रख के, अनरीजनेबल डिमांड उन्हें नहीं रखनी चाहिए उनके आगे। और मैनेजर कैसे कॉपरेट कर सकता है वर्कर के साथ कि भाई जब भी मैनेजर कोई क्या फ्रेम कर रहा है, प्लान फ्रेम कर रहा है, तो वो वेलकम कर सकता है। क्या वेलकम कर सकता है? सजेशन और आइडियाज। किसके सजेशन और आइडियाज? वर्कर के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल इज development of each and every worker, development of each and every worker to their greatest efficiency and prosperity। यहाँ पे बोल रहे हैं जो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी होती है किस पर डिपेंड होती है? किसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड होती है? वर्कर की। और वर्कर की जो एफिशिएंसी डिपेंड होती है वो किस पर डिपेंड होती है? प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन पे डिपेंड होती है। तो ये लाइन से बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्या टेलर ने बहुत ही ज्यादा ध्यान देने को कहा किस बात पे? कि जब भी आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता। सेलेक्ट करने के बाद उनको जॉब उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देनी है और उनको टाइम टू टाइम किस पे भेजना चाहिए? ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए, जिससे आप उनकी नॉलेज को क्या कर सके? अपडेट कर सके। इससे वो क्या होंगे? इससे क्या होंगे? वो डेवलप होंगे। अब वर्कर्स डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री भी क्या करेगी? डेवलप करेगी। ठीक है, तो दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, दोनों के लिए लेकर आएगी, वर्कर के लिए एज वेल एज कंपनी के लिए। तो यहाँ पे जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सेलेक्ट करना चाहिए और जो भी वर्क आप उनको देंगे वो किस बेसिस पे होना चाहिए? उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप उनको काम देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो डेवलपमेंट में हमने क्या देखा? एक लाइन से बहुत बार इसी में क्वेश्चन आता है, वो यही लाइन है कि वर्कर को कैसे सेलेक्ट करना है? आपको साइंटिफिकली सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है? साइंटिफिकली सेलेक्ट करना है। और उनको टाइम टू टाइम क्या देनी चाहिए? प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे आप उनकी नॉलेज को क्या कर सके? अपडेट कर सके। ठीक है, एक बार मैं सारी समअप करके बता देती हूँ और ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेना। ठीक है, इनको मतलब लास्ट रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ध्यान से देख लो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एक पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में। अगर आपसे पूछे कि भाई वन बेस्ट मैथड कौन सी प्रिंसिपल में बताया गया है और कौन सी टेक्निक में बताया गया है? कौन सी प्रिंसिपल में बताया गया है और कौन सी टेक्निक में बताया गया है? अगर प्रिंसिपल पूछे तो कौन सी प्रिंसिपल है वो? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, और अगर सेम अगर टेक्निक के लिए पूछे तो वो कौन सी स्टडी होगी? आपकी मैथड स्टडी। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। सेकेंड, यहाँ पे पूछ सकता है शेयरिंग ऑफ गेन। शेयरिंग ऑफ गेन अभी हमने कौन से प्रिंसिपल में पढ़ा था? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कौन से प्रिंसिपल में पढ़ा था? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, एक लाइन से और क्वेश्चन आता है इसमें, प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स ऑन द प्रोस्पेरिटी of both the employer and employee। तो ये भी कौन सी प्रिंसिपल में पढ़ा था हमने? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट है तो बता देना मुझे। ठीक है, उसके बाद थर्ड इज शेयरिंग ऑफ वर्क की बात आए। किसकी बात आए? अगर शेयरिंग ऑफ वर्क, तो शेयरिंग ऑफ वर्क आपने कौन से प्रिंसिपल में पढ़ा था? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, और अगर यहाँ पे पूछे आपसे कि भाई एम्प्लॉयज must be scientifically selected, तो वो कौन सी प्रिंसिपल में पढ़ा था आपने? अभी पढ़ा था। कौन सी प्रिंसिपल है वो? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर
greatest efficiency and prosperity। ठीक है, तो ये सारे जो की पॉइंट्स है ध्यान रखना। वर्क, शेयरिंग ऑफ वर्क की बात हो तो क्या है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ध्यान रखना। शेयरिंग ऑफ गेन की बात पूछेंगे, केस स्टडी में पूछे कौन सी प्रिंसिपल है, तो कौन सी प्रिंसिपल है वो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ध्यान रखना इस बात को भी। वन बेस्ट मेथड की बात पूछे और पूछे कौन सी प्रिंसिपल में पढ़ा है, तो वो कौन सी प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेम बात पूछे अगर क्वेश्चन चेंज करके टेक्निक पूछ लेता है, तो वो कौन सी टेक्निक है आपकी, मेथड स्टडी। कौन सी टेक्निक है वो, मेथड स्टडी। नंबर लास्ट एक चीज और बता देती हूँ, मेंटल रिवोल्यूशन क्या होता है, चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड ईच अदर। किसने कहा, ये टेलर ने कहा। कौन सी प्रिंसिपल में कहा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में कहा उन्होंने। ठीक है, उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कौन से प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, तो आंसर क्या होगा आपका, योर आंसर विल बी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आंसर क्या होगा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो बस ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मैंने सारी चीज़ें बता दी, जिस जिस चीज़ से जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। केस स्टडी में आपको फोकस ही इस चीज़ पे करना है कि